एपिसोड 46 12 लड़कियां। अभय आयशा का हाथ झटक कर खून में डूबी मान्यता के पास भागा। अब तक वहां पर काफ़ी भीड़ भी जमा हो चुकी थी। कुछ लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे तो कुछ लोग अपने फ़ोन में वीडियो बनाने लगे। तभी अभय मान्यता के पास पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रख उसके गालों को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। मान्यता की ममेरी बहन श्वेता बस रोए जा रही थी उसकी ऐसी हालत देखकर। वहीं पार्किंग में खड़ी आयशा ये सब देख पा रही थी। उसका दिल तो दो टुकड़ों में टूट चुका था। ये देखकर कि अभय को मान्यता की आज भी इतनी फिक्र है, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ मान्यता के पास भागा चला गया। आंखों में आंसू लिए आयशा पार्किंग से निकल गई और टैक्सी रुकवाकर उसमें बैठकर वहां से चली गई। जब भी मैं और अभय साथ में होते हैं तभी मानसी या मान्यता मुसीबत में क्यों फंसते हैं? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। भगवान भी हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आयशा की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे, जिन्हें आगे बैठे टैक्सी ड्राइवर ने भी नोटिस किया। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आयशा से बोला, मैडम जी, आप ठीक तो है ना? टैक्सी ड्राइवर की बात सुन आयशा ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। अभय मान्यता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। इतने में वहां पर वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आए और मान्यता को उस पर लेटाकर उसे तुरंत ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी ही देर में वहां पर पूरा का पूरा राठौड़ खानदान भी पहुंच गया और मान्यता के मामा भीम सिंह, मामी स्वर्णा भी। अपने माँ बाप को देख स्वाति भागकर उनके पास गई और उनके गले लग गई। ये सब कैसे हुआ अभय? केतकी ने चिंतित स्वर में अभय से पूछा। चाची, वो मैं और आयशा। अभय ने केतकी को पूरा का पूरा इंसिडेंट बताया, जिसे सुन सबको मान्यता के लिए बुरा लग रहा था और उसकी फिक्र भी होने लगी थी। तभी केतकी ने अभय से पूछा, आयशा तुम्हारे साथ थी ना? वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। तभी अभय को पार्किंग वाला इंसिडेंट याद आया, जब वो उसका हाथ झटक कर मान्यता के पास चला गया था हड़बड़ाते हुए। उसे मैं बाद में समझा दूंगा, वो इतनी भी हर्टलेस नहीं है, अभय अपने मन में बोला। तभी ओटी रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सबने मान्यता के लिए कंसर्न जताते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कैसी है हमारी बच्ची? मान्यता के मामा मामी ने चिंतित स्वर में उससे पूछा और राठौड़ परिवार ने भी। अपने मुंह से मास्क हटाते हुए डॉक्टर ने कहा, पेशेंट का ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी कम ब्लड अवेलेबल है, इसलिए आप लोग भी अपनी तरफ से ब्लड का अरेंजमेंट करके रखिए। पेशेंट का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही सबके सब इस चिंता में डूब गए कि आखिर वो लोग बी पॉजिटिव ब्लड का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। पूरे राठौड़ खानदान में तो आधे से ज़्यादा मेंबर्स का ए पॉजिटिव ए नेगेटिव था, सिवाय अनिरुद्ध के। अनिरुद्ध का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, लेकिन इस वक्त वो तो हॉस्पिटल में मौजूद था ही नहीं। तभी जानकी देवी बाबू सर में बोली, मैंने बहुत नाइंसाफ़ी करी थी इस बच्ची के साथ, लेकिन इसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, इसलिए हमारे पास यही सही मौका है इस बच्ची को अपना खून देकर उसकी जान बचाने का। क्या पता ये मुझे माफ़ कर दे मेरे किए के लिए। जानकी देवी के मुंह से ये सब सुन बाकी सब को भी 4 साल पहले बीती हुई बात याद आ गई, यहाँ तक कि अभय को भी। लेकिन जब तक केतकी ने जानकी के मुंह से ये बात सुनी कि वो मान्यता को अपना खून देना चाहती है, तो वो चिंता जताते हुए उससे बोली, नहीं मासा, आप क्यों खून देंगी? आपकी तो तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, ऐसे में अगर आप ब्लड डोनेट करेंगी तो आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। केतकी की बात पर बाकी सबने भी सहमति जताई, यहाँ तक कि मान्यता के मामा और मामी ने भी। तभी अभय बोला, हाँ दादी साहब, चाची साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको ब्लड डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो फिर हम खून कहाँ से लाएंगे?
मान्यता के लिए। इस बात पर जानकी देवी चिढ़ते हुए बोली, मैं अनिरुद्ध को अभी यहाँ हॉस्पिटल बुला लेता हूँ, वो डोनेट करेगा मान्यता को ब्लड। आप लोग भूल गए क्या कि हमारा अनी यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। अभय के बोलते ही सभी को अचानक से ध्यान आया इस बात का। सभी के अंदर उम्मीद जाग उठी। अभय ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और अनिरुद्ध का नंबर डायल किया। 4 रिंग के बाद अनिरुद्ध ने कॉल पिक किया। तभी अभय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, छोटे तो इस वक्त जहाँ कहीं भी है, जल्दी से हॉस्पिटल आ, इट्स अर्जेंट। मान्यता को तेरी हेल्प की ज़रूरत है, तुझे उसे ब्लड डोनेट करना होगा। ब्लड डोनेट करने वाली बात सुनकर अनिरुद्ध ने उससे पूछा, लेकिन भाई मान्यता को हुआ क्या है? अरे ये सारी बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती, तू यहाँ हॉस्पिटल आ जा, फिर मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। अभय इरिटेट होकर बोला और फिर उसने कॉल काट दिया। वहीं अनिरुद्ध इस वक्त मानसी के साथ कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने अभय का कॉल रिसीव किया तो उसे ये पता चला कि मान्यता को कुछ हो गया है और अनिरुद्ध को उसे अपना ब्लड डोनेट करना होगा। कॉल एंड होने के बाद जब मानसी ने उससे पूछा तो अनिरुद्ध ने उसे जवाब दिया, मान्यता को शायद से कुछ हो गया है, वो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है और भाई चाहते हैं कि मैं उसे अपना ब्लड डोनेट करूं। ये बोलते ही अनिरुद्ध अपनी चेयर से उठने को हुआ, तभी मानसी ने उसे रोका। उसे ब्लड डोनेट करना ना करना तो ये तो तुम्हारी मर्जी है, मगर एक बार तुम वो सुन लो जो आज सुबह तुम्हारे बारे में उसने मुझसे कहा था। मानसी की बात सुनकर अनिरुद्ध ने उसे कंफ्यूजिंग लुक दिया और वापस अपनी चेयर पर बैठा। तुम्हारी प्यारी भाभी से बेइज्जत होने के बाद मान्यता अभय के पेंट हाउस आई थी, जहाँ इस वक्त मैं स्टे कर रही हूँ। उसने मुझे सारी बात बताई कि कैसे आयशा ने आज अभय के सामने सामने उसे बेइज्जत किया, इसलिए उसके दिल में आयशा के लिए नफरत का बीज पैदा हो चुका है। कह रही थी कि वो बहुत जल्द आयशा को अभय की लाइफ से आउट कर देगी और फिर तुम्हारा चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर देगी, तुम्हारी जान ले लेगी। मानसी ने जब अनिरुद्ध को मान्यता के इरादों के बारे में बताया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब डिसाइड तुम्हें करना है अनिरुद्ध की तुम्हें उसे अपना कीमती ब्लड डोनेट करना है या नहीं। सोचो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए उसके दिल में कितनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है उस हादसे के बाद से। वो पक्का तुम सबसे बदला लेने आई है। मानसी मन ही मन काफ़ी खुश थी अनिरुद्ध की दिल और दिमाग में मान्यता के लिए नफरत पैदा करने में, लेकिन कहीं ना कहीं मानसी ने अनिरुद्ध को उसे सच ही कहा था मान्यता के बारे में। ये सब सुनने के बाद अनिरुद्ध चेयर से उठा। उसे उठता देख एक पल के लिए मानसी को लगा कि शायद वो सच जानने के बाद भी मान्यता को ब्लड डोनेट करने वाला है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। मानसी ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा, तो क्या तुम उसे ब्लड डोनेट करने वाले हो? नहीं, अनिरुद्ध ने रूडली जवाब दिया। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो, तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दूंगा। ये वो अनिरुद्ध कैफे से के एग्जिट डोर्स की तरफ बढ़ा और मानसी शैतानी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे। वही हॉस्पिटल में अभय और बाकी सब अनिरुद्ध के हॉस्पिटल आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आधे घंटे से ऊपर हो चुका था लेकिन अनिरुद्ध अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। अभय ने एक बार फिर से अनिरुद्ध को फ़ोन लगाया लेकिन उसने नंबर बिजी कर दिया। ये अनिरुद्ध फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभय अपने मन में फ्रस्ट्रेट होकर बोला। एक बार फिर से अभय ने अनिरुद्ध का नंबर डायल किया तो इस बार अनिरुद्ध ने कॉल रिसीव किया। तभी अभय उस पर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है तू? मैं तुझे कब से कॉल लगा रहा हूँ और तू अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुँचा? इस पर अनिरुद्ध ने जवाब दिया, घर, मैं घर पे हूँ और मैंने कॉल इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और हॉस्पिटल में इसलिए नहीं पहुँचा क्योंकि मैं आपकी प्यारी मान्यता को ब्लड डोनेट नहीं करने वाला हूँ, अनिरुद्ध ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। घर के अंदर एंटर होते ही उसने देखा कि इस वक्त हॉल में आयशा बैठी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता लग पा रहा था कि इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो रखी थी। उसे देखकर अनिरुद्ध अपने मन में बोला, यही सही वक्त है इसके जले में नमक छिड़कने का। भाई नहीं आया क्या अभी तक घर? अनिरुद्ध ने अनजान बनते हुए उससे पूछा। आयशा ने भी इरिटेट होकर जवाब दिया, नहीं, नहीं आया वो, होगा कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा किसी नई लड़की के साथ। उसका जवाब सुन अनिरुद्ध बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और उससे बोला, नहीं नहीं,
आप गलत समझ रही हैं भाभी, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ही संत आत्मा हैं। लेकिन आयशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो अनिरुद्ध अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, दरअसल भाई इस वक्त हॉस्पिटल में है, मान्यता को शायद से कुछ हो गया है, इसलिए उसे ब्लड की ज़रूरत है। इस बार भी आयशा ने कुछ नहीं कहा। तो अनिरुद्ध आगे बोला, उन्होंने मुझे कहा था फ़ोन करके हॉस्पिटल आने के लिए को, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया उन्हें, ये कहकर कि मैं मान्यता को बिल्कुल भी अपना ब्लड डोनेट नहीं करूँगा। इस बार भी आयशा कुछ नहीं बोली। तो अनिरुद्ध ने अपने मन में कुछ सोचते हुए उसने कहा, वैसे भाई बहुत स्मार्ट और हैंडसम है, तभी तो हर नई लड़की के दिल में अपने लिए जगह बना लेते हैं। पता है भाई की ज़िंदगी में उनके 12 साल के करियर में अब तक 12 लड़कियां आ चुकी हैं। हर लड़की मेरे भाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के सपने सजाती हैं। पता नहीं आपका कौन सा नंबर होगा उनकी ज़िंदगी में। इस बार आयशा अनिरुद्ध की बात सुनकर उसे हैरानी से घूरने लगी। आज के लिए इतना काफ़ी, इसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अनिरुद्ध अपने मन के अंदर बोला, आखिर क्या है 12 लड़कियों वाला राज? आखिर ऐसा क्या हुआ था मान्यता और अभय के बीच 4 साल पहले? जानने के लिए पढ़ें प्यार का कलमा। अगर आपको आज के एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।